नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशन उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे बियरपुर का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 13 सालों से सड़कों पर ट्रक दौड़ाते हुए उसने गर्मी, बारिश, बर्फ और तूफानों को देखा था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वो उससे आज तक नहीं भूला है। उस रात जब उसने अपने पुराने ट्रक को चालू किया था, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किसी सामान की नहीं, बल्कि अपने होश और जान की डिलीवरी करने निकल पड़ा है। उसके साथ था रेहान, एक 22 साल का नौजवान जो पिछले कुछ महीनों से ट्रकों के साथ अपनी किस्मत जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रेहान चुलबुला था, लेकिन डरपोक नहीं। हालांकि उस रात उसकी हंसी भी धीरे धीरे खामोशियों में घुलती गई। ये ट्रक था ना चावला। जी हाँ, यही नाम था उस ट्रक का। इस नाम के पीछे भी एक पुरानी कहानी थी, जिसे सुनते ही पुराने ड्राइवर सिहर जाते थे। कहा जाता था कि इस ट्रक के पिछले मालिक चावला की मौत इसी के अंदर हुई थी, रहस्यमयी हालातों में। मगर रोशन को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। उसे सिर्फ किराया और माल की चिंता थी। उस रात उन्हें चंपावत से कालाडीह तक भारी मशीनरी पहुंचानी थी। ये रास्ता था जंगलों से भरा, चुप और सुनसान। ट्रक रात 10 बजे चंपावत से निकला। रेहान ने थर्मस से चाय निकाली और पीते हुए बोला, भाई, ये ना चावला नाम थोड़ा अजीब नहीं है? रोशन ने सिर्फ हंसकर जवाब दिया, नाम में क्या रखा है रेहान, गियर और इंजन सही होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ट्रक जंगल की सीमा में घुसता गया, हवा की सनसनाहट तेज होती गई। पेड़ों की डालियां जैसे कानों में फुसफुसा रही हों। ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ और फिर बंद हो गया। रेहान ने घबराकर पूछा, भाई, आपने रेडियो ऑन किया क्या? रोशन ने सिर हिलाया, नहीं, ये ट्रक कभी कभी खुद कर देता है कुछ। शायद वायरिंग में गड़बड़ है। रेहान की पेशानी पर पसीना आ गया। भाई, मैं पहले भी कई ट्रक में बैठा हूं, पर यह ट्रक कुछ ज्यादा ही अलग है। करीब 1 घंटे के सफर के बाद जब ट्रक घुघली घाटी के पास पहुंचा, ट्रक अचानक खुद ब खुद रुक गया। इंजन चालू था, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। रोशन उतरा, बोनट खोला, कुछ देर इंजन देखा, सब ठीक था। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, मगर एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। रेहान, तू ट्रक से मत उतर, मैं चेक करता हूं। पर जब रोशन दोबारा ट्रक में चढ़ा, तो उसने देखा रेहान की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसका चेहरा पीला था और वो लगातार एक ही दिशा में देखे जा रहा था। रोशन ने उसकी निगाह का पीछा किया। सड़क के किनारे हल्के कोहरे में एक औरत खड़ी थी। लंबा सफेद घाघरा, उलझे बाल और उसकी आंखें जैसे कोयले की राख में दबी 2 जलती हुई लाल बिंदियां। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। रोशन ने तुरंत गियर बदला और ट्रक को जबरदस्ती चलाने की कोशिश की और अचानक ट्रक चल पड़ा। लेकिन पीछे से वो चीख, ऐसी जैसे जंगल के सारे जानवर एक साथ तड़प उठे हों। ये कोई औरत नहीं थी भाई, रेहान कांपते हुए बोला। ये वही है जिसके बारे में कहते हैं कि जो इसे देख ले वो जिंदा नहीं लौटता। रोशन कुछ नहीं बोला। उसका ध्यान ट्रक के साइड मिरर में था। वहां उस औरत की परछाई अब भी ट्रक के पीछे दौड़ती नजर आ रही थी। रात की उस स्याही में ट्रक अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, पर डर उनके दिलों को पहले ही अपने कब्जे में ले चुका था। ट्रक जैसे तैसे उस जगह से निकला, लेकिन उसका इंजन अब गर्म हो चला था और पहिए कांप रहे थे। रेहान की हालत खराब थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे उसने कुछ देखा हो जो इंसान नहीं हो सकता। ट्रक अब सुनसान और पत्थरीली सड़क पर चल रहा था, जहां ना कोई घर था, ना कोई रोशनी। चारों ओर घना जंगल और ऊंची झाड़ियों का ऐसा समंदर था जिसमें एक बार घुस जाओ तो वापस आना मुमकिन नहीं। भाई, ये क्या था? रेहान ने कांपती आवाज में पूछा। रोशन ने गहरी सांस ली, फिर जवाब दिया, पता नहीं रे, पर जो भी था इंसान नहीं था। और तूने भी देखा,
वो मिरर में दिख रही थी, पर पीछे मुड़ने पर गायब थी। रेहान ने कांपते हुए कहा, मां की कसम, वो औरत नहीं थी। उसका चेहरा तो जैसे सड़ा हुआ था। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं और उसकी चाल, भाई, उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे मुड़कर चल रही हो। रोशन ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, पर तभी सड़क पर दूर एक आदमी खड़ा दिखा, हाथ हिला रहा था। वो जगह थी काली मोड़, एक मोड़ जो अपने खतरनाक ढलानों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। रोशन ने ट्रक धीरे किया। भाई मत रोकना प्लीज, रेहान बोला। रात को इस सुनसान जंगल में कौन खड़ा होगा ऐसे? हो सकता है कोई फंसा हो, रोशन ने कहा। कभी कभी मदद करनी भी पड़ती है। लेकिन जैसे ही ट्रक उस आदमी के पास पहुंचा, उसकी शक्ल दिखाई दी। उसका मुंह पूरी तरह उल्टा था, आंखें गड्ढों में और गर्दन उसकी छाती तक लटक रही थी। वो हंस रहा था, बिना आवाज के, और उसकी हंसी की कंपन ट्रक के बोनट तक महसूस हो रही थी। रोशन ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक मोड़ पार करता चला गया। पीछे देखने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी कांप रही थीं, जैसे उनमें भी डर समा गया हो। आगे एक पुराना ढाबा दिखा, वीरान, लेकिन किसी जमाने में चालू था। ट्रक रोशन ने वहीं रोका ताकि इंजन ठंडा हो जाए। रेहान चाय बनाने की मशीन के पास गया और देखा, चूल्हा तो सड़ा हुआ था, लेकिन उसमें ताजा राख थी, जैसे अभी कुछ देर पहले ही किसी ने इस्तेमाल किया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ढाबे के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई औरत धीमे सुर में कुछ गा रही हो। रोशन ने टॉर्च निकाली और ढाबे की टूटी हुई दीवारों में रोशनी डाली। अचानक दीवार पर कोई बैठा दिखा, एक औरत, वही लंबा घाघरा, उलझे बाल, पीठ उनकी तरफ थी। वो अपने बाल सुलझा रही थी, मगर उसका हाथ नहीं था। वो बाल किसी और ही चीज से सुलझा रही थी, एक लोहे की चेन जिससे खून टपक रहा था। रेहान चिल्लाया, चलो भाई चलो। रोशन ने बिना पीछे देखे ट्रक चालू किया और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक गरजता हुआ जंगल के भीतर फिर से उतर गया। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ट्रक का जीपीएस अजीब हरकत करने लगा। स्क्रीन पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस एक ही शब्द बार बार दिख रहा था, लौट जा। रेहान ने कांपते हुए पूछा, भाई ये ट्रक कुछ बोलता क्यों है? ये तो मशीन है ना? रोशन का चेहरा अब सफेद हो गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप दाईं ओर मुड़ गया। सामने एक पेड़ था, लेकिन ट्रक खुद ही उस दिशा में मुड़ता चला जा रहा था। रोशन ने जोर से स्टीयरिंग संभाला और किसी तरह ट्रक को संतुलन में लाया, और तभी एक जोरदार धक्का। ट्रक एक पुराने पत्थर के पुल के किनारे रुक गया। अगर 2 फीट और चलता तो नीचे 80 फीट गहरी खाई थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी जल रही थीं। रोशनी में दिखा सामने कोई खड़ा है, और जब ध्यान से देखा तो समझ में आया, ये वही था, चावला। ट्रक के पहले मालिक की तस्वीरें रोशन ने वर्षों पहले देखी थीं। वही शक्ल, वही मूछें, वही नीली कमीज, लेकिन चेहरा झला, आंखें गायब, और उसकी उंगलियां ट्रक के बोनट पर पड़ी थीं। वो कह रहा था, ये ट्रक अब मेरा नहीं, तेरा है रोशन, लेकिन इसकी कीमत तुझे भी चुकानी होगी। रेहान बेहोश हो चुका था, और रोशन अब सोच नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। लेकिन एक बात तय थी, अब यह सफर एक सामान की डिलीवरी नहीं रहा। यह रास्ता अब उन्हें मौत के दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। ट्रक खाई के किनारे खड़ा था। ट्रक के बोनट पर वो अधजला चेहरा चावला का अब धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा, जैसे कोई भाप हो जो गर्म लोहे से उठ रही हो। उसकी आंखों की जगह 2 काली गहराइयां थीं जो रोशन की आंखों में झांक रही थीं, और रोशन को दिख रहा था एक पुराना मंजर जो उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था। फ्लैशबैक की झलक। वर्ष 2003। इसी ट्रक का नाम तब भी न चावला था। उस रात चावला, उसका खलासी और एक अनजान औरत इसी रास्ते से गुजर रहे थे। औरत की हालत खराब थी, जैसे किसी से बचकर भागी हो। चावला ने उसे लिफ्ट दी थी, लेकिन आधे रास्ते में उस औरत ने खुद को ट्रक के अंदर ही आग लगा ली थी। ट्रक वहीं पुल के पास झुलस गया था। चावला और खलासी जिंदा नहीं बच पाए, सिर्फ ट्रक बचा, और लोगों ने कहानियां बनानी शुरू की कि वो औरत चुड़ैल थी जिसने ट्रक को श्राप दिया। और अब 20 साल बाद वही ट्रक, वही पुल और वो ही डर। रोशन ने अपनी आंखें भींच लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली
तो सामने चावला की छाया नहीं थी, लेकिन ट्रक के बोनट पर 5 उंगलियों के जलते हुए निशान अब भी चमक रहे थे। रेहान अब भी बेहोश था। रोशन ने पानी छिड़ककर उसे होश में लाया। रेहान कांपते हुए उठ बैठा। उसकी आवाज जैसे गले में अटक रही थी। भाई, मुझसे नहीं होगा अब। इस ट्रक में कुछ है, ये हमें खा जाएगा। मैं भी महसूस कर रहा हूं रेहान, पर अब हम बीच जंगल में हैं। कोई मदद नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। हमें सुबह तक इस ट्रक को यहां से निकालना ही होगा। रोशन ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। ट्रक कुछ झिझक के बाद चालू हो गया, लेकिन अब ट्रक के भीतर एक अजीब सी गंध भर चुकी थी, जैसे कुछ पुराना, सड़ा हुआ और राख जैसा। ट्रक का स्टीयरिंग भारी लगने लगा था, जैसे कोई और उसमें हाथ डाले हो। ट्रक कुछ किलोमीटर आगे चला ही था कि सड़क के किनारे उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर का प्रवेश द्वार टूटा हुआ था, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था, जैसे कोई वहां मौजूद हो। रोशन ने ट्रक रोका। हम यहां रुकेंगे, मुझे इस मंदिर में जाना होगा, रोशन ने कहा। पगला गए हो क्या? रेहान चीखा। इस जगह तो कोई जीवित आत्मा भी नहीं आती। शायद कोई तरीका हो इस बला से छुटकारा पाने का। रोशन मंदिर में गया तो देखा एक बुजुर्ग बाबा ध्यान में बैठे हैं, या शायद किसी और ही लोक में खोए हुए हैं। लेकिन जब रोशन उनके पास पहुंचा, उन्होंने बिना आंख खोले कहा, तू उसी ना चावला ट्रक से आया है ना? रोशन चौंक गया। आपको कैसे पता? बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल बिना पुतली की। यह ट्रक अब जीवित नहीं, मृत है। इसमें अब लोहे से ज्यादा आत्मा का वास है। वो औरत जिसने खुद को जलाया था, वो छलावा थी, और उसके साथ हुई बेवफाई का बदला वो अब भी ले रही है। हर ड्राइवर जो इसमें बैठता है, उसका अतीत उसे खींच ले जाता है। क्या कोई उपाय है बाबा? रोशन ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, पर कीमत देनी होगी। एक बलिदान। या तो तुम इसे छोड़ दो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो, या फिर इसके साथ जुड़कर इसकी आत्मा को मुक्त करो। लेकिन एक बात याद रखना, यह ट्रक अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम अब इसके हो। बाबा की बातों से डरकर रोशन मंदिर से भागा और ट्रक की ओर लौटा। रेहान अब कुछ पढ़ रहा था। ट्रक की डैशबोर्ड पर एक पुराना दस्तावेज। उसमें लिखा था, जो इस ट्रक को अपनाए वो इसका मालिक नहीं, इसका कैदी हो जाता है। ये ट्रक चलता है सिर्फ आत्मा की कीमत पर। रोशन ने दस्तावेज को फाड़कर फेंकना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दस्तावेज ने आग पकड़ ली, खुद ब खुद जल उठा। ट्रक के शीशों पर अब 2 शब्द उभरने लगे, आया है तो जाएगा नहीं। तभी ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं, इंजन रुक गया और एक भारी आवाज ट्रक के भीतर गूंजने लगी, जैसे किसी औरत की कराह, किसी रूह की तड़प या किसी श्रापित आत्मा की दहाड़। रोशन और रेहान अब उस ट्रक में अकेले नहीं थे। जब ट्रक की हेडलाइट्स बंद हुई और इंजन ने काम करना बंद कर दिया, चारों ओर एक अजीब सी नीरवता छा गई, जैसे जंगल की हर आवाज अचानक दम तोड़ गई हो। रोशन और रेहान दोनों ट्रक के भीतर बैठे थे, लेकिन हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी लग रही थी, जैसे ऑक्सीजन के साथ कोई और चीज भी उनके फेफड़ों में उतर रही हो। तभी ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर पाले की एक परत जम गई और शीशे पर एक हाथ उभरा, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। हाथ जैसे शीशे को खुरच रहा हो, कोई राह ढूंढ रहा हो बाहर निकलने की या उन्हें अंदर खींचने की। रेहान डर के मारे सीट के नीचे दुबक गया, लेकिन रोशन की नजर अब ट्रक के रियर व्यू मिरर पर टिक गई। उसमें एक औरत बैठी थी, ठीक पीछे। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए। उसकी सांसें गाड़ी के अंदर ही सुनाई दे रही थी, धीमी मगर भारी, और उसकी एक एक सांस ट्रक के अंदर की हवा को जहरीला बना रही थी। रोशन ने पलटकर देखा, सीट खाली थी, लेकिन मिरर में वो अब भी बैठी थी। रेहान, पीछे कोई है क्या? रोशन ने थरथराती आवाज में पूछा। मैं देख नहीं रहा भाई, देख नहीं सकता। कुछ तो है, कुछ हमारे साथ अंदर है। रेहान की आवाज जैसे गले में ही अटक रही थी। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, एक लंबा खिंचता हुआ हॉर्न जिसमें दर्द था और एक दहाड़, मानो कोई उस ट्रक से बाहर निकलना चाहता हो। ट्रक का गियर अपने आप खिसकने लगा। इंजन फिर चालू हो गया, बिना किसी चाबी के। रोशन ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन हैंडल जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था। गेट खुल नहीं रहा था। रेहान, ट्रक खुद चल रहा है, हम इसके कंट्रोल में नहीं हैं। अब क्या करें भाई? तभी ट्रक की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। सामने अब कोई सड़क नहीं, बल्कि एक पगडंडी जैसी टूटी फूटी मिट्टी की राह थी,
जो जंगल के और भीतर जाती थी, उस तरफ जहां कभी कोई नहीं जाता था। वो जगह स्थानीय लोगों के बीच मृत घाटी के नाम से जानी जाती थी। ट्रक खुद उस ओर मुड़ गया। जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर बढ़ा, हवा और भी भारी हो गई। अब पेड़ों के बीच से चीखें सुनाई देने लगीं, अलग अलग आवाजें, जिनमें औरतें, मर्द और बच्चे भी शामिल थे। जैसे ये रास्ता किसी नरक में खुलता हो, जहां आत्माएं अपने लिए इंसानी शरीर तलाश रही हों। कुछ ही मिनटों में ट्रक एक वीरान झील के किनारे आकर रुक गया। झील की सतह पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसका पानी काला और अजीब चमक लिए हुए था, जैसे उसमें आसमान नहीं, कोई और दुनिया झलक रही हो। ट्रक का इंजन बंद हो गया और तभी ट्रक के सामने एक परछाई उभरी। वही औरत जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, अधझला चेहरा, पिघली हुई त्वचा पर लाल सुर्ख आंखें जिनमें दर्द नहीं, सिर्फ बदला था। वो ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसने इशारा किया, बाहर आओ। रोशन के हाथ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने खुद ब खुद दरवाजा खोला। अब वह चल रहा था, अपनी इच्छा से नहीं, किसी और की मर्जी से। वो ट्रक से नीचे उतरा। औरत अब उसके बहुत पास थी। उसने कहा, तू वही है जिसने मेरा वादा तोड़ा, या फिर उसकी जगह अब तू ही रहेगा? रोशन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मैं निर्मला हूं। जिस दिन मैं इस ट्रक में जलकर मरी थी, उस दिन मेरे साथ एक वादा किया गया था कि मेरी राख उस झील में बहाई जाएगी ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन चावला ने मेरा शव यहीं छोड़ दिया और अब इस ट्रक में जो भी आता है, मैं उसकी यादों में दाखिल हो जाती हूं। जब तक कोई मेरी राख को बहा ना दे, मैं इस ट्रक की आत्मा बनी रहूंगी। रोशन की सांसें रुक गईं। तो अगर मैं तुम्हारी राख को बहा दूं, क्या तुम हमें छोड़ दोगी? निर्मला ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे झील के कोने की तरफ इशारा किया। रोशन उस दिशा में गया। वहां एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा मिला, जिसके भीतर राख और आधी जली हुई लाल चुनरी थी। रोशन ने कांपते हाथों से वो घड़ा उठाया और जैसे ही उसने राख झील में बहाई, झील की सतह पर लहरें उठीं और निर्मला की आत्मा हवा में उठी। उसकी चीखें गूंजने लगीं, लेकिन अब दर्द नहीं था, सिर्फ मुक्ति थी। ट्रक का हॉर्न आखिरी बार खुद ब खुद बजा, फिर शांत हो गया। रेहान दौड़कर बाहर आया। क्या सब खत्म हो गया भाई? रोशन अब भी थका हुआ खड़ा था। नहीं रेहान, ये तो बस एक आत्मा की मुक्ति थी, पर इस ट्रक में और भी कहानियां दबी हैं और शायद कोई और हमें तलाश कर रहा हो। निर्मला की राख जब झील में बहा दी गई तो एक पल को सब शांत हो गया था। ट्रक का इंजन फिर से सामान्य हो चला था। हेडलाइट्स की रोशनी में कोई हलचल नहीं थी। पेड़, झील और हवा सब जैसे थम गए हों। रेहान ने राहत की सांस ली और रोशन से कहा, लगता है अब बच गए भाई। लेकिन रोशन की आंखें अब भी झील की सतह पर टिकी थीं। उसके भीतर कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई परछाई, कोई दूसरी आत्मा। निर्मला नहीं, बल्कि कोई और। उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य उभरा। न वो सपना था, न भूतकाल। वो याद थी, ट्रक की, एक नई याद, एक और रात। ट्रक के भीतर कोई और औरत। वो सीन धीरे धीरे रोशन के दिमाग में समाने लगा। 2003 में चावला ने सिर्फ निर्मला को नहीं बिठाया था। उस रात एक और मुसाफिर थी, एक औरत जो निर्मला के साथ आई थी, लेकिन आग की लपटों में दिखाई नहीं दी। वह औरत झील में नहीं गई थी, वो बच गई थी, पर अधूरी रह गई थी। उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर क्रोध था। रोशन ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार जब उसने स्टीयरिंग पकड़ा तो स्टीयरिंग गर्म नहीं, बर्फ की तरह ठंडा था। और जैसे ही उसने हाथ रखा, एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ट्रक का डैशबोर्ड अपने आप जगमगा उठा। स्पीडोमीटर की सुई बिना एक्सेलरेटर के ही 60 पार करने लगी। रेडियो ऑन हो गया, बिना किसी स्टेशन के, सिर्फ एक अस्पष्ट फुसफुसाहट। वो अभी भी यहीं है? रेहान डर कर पीछे बैठ गया। भाई, ये क्या हो रहा है? क्या सब खत्म नहीं हुआ? रोशन अब शांत था। नहीं रेहान, निर्मला की आत्मा चली गई, पर ट्रक अब भी हमारे साथ नहीं है। इसमें कुछ और है जो उससे भी पुराना है। ट्रक अपने आप चल पड़ा। अब वो किसी सड़क पर नहीं था, बल्कि एक मिट्टी की संकरी पगडंडी पर बढ़ रहा था। चारों ओर पेड़ों की डालियां इतनी नीचे झुक चुकी थीं कि वे ट्रक के शीशों पर घिसट रही थीं। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन ट्रक के भीतर अब भी आवाजें आ रही थीं। महिलाओं के रोने की, बच्चों की चीख की
और कुछ असामान्य सी गूंजती हुई फुसफुसाहट की, जैसे कोई कह रहा हो, इस ट्रक का गुनहगार अभी मरा नहीं। अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। रोशन और रेहान दोनों जैसे किसी झटके से बाहर आए हों। ट्रक के सामने एक पुराना कुआं था, लेकिन वो सामान्य कुआं नहीं था। उसकी ईंटें लाल थीं, ताजा खून से सनी हुई, जैसे अभी किसी को उसमें धकेला गया हो। रोशन उतरा और कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास एक अधजली डायरी मिली, चावला की डायरी। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, 16 जून 2003। आज हमने उस औरत को मिटा दिया, पर उसकी बहन बच गई। वो भाग गई थी जंगल की तरफ, पर उसने कहा था, मैं लौटूंगी और हर उस आदमी को जलाऊंगी जो ट्रक में बैठेगा। मैंने सोचा था वो झूठ बोल रही है, पर अब मैं जानता हूं वो सच कह रही थी। ट्रक अब मेरा नहीं रहा। रोशन का सिर चकरा गया। रेहान, इस ट्रक में जो हमें दिख रहा था वो सिर्फ निर्मला की आत्मा नहीं थी, ये उसकी बहन है सुलोचना, जिसने मौत नहीं बदला चुना, और वो अब भी इस ट्रक से बंधी है। उसका क्रोध अभी जीवित है। 5 रेहान कांपते हुए बोला, अब क्या करें भाई? क्या हमें ट्रक छोड़ देना चाहिए? नहीं, रोशन ने धीरे से कहा, अब ये ट्रक किसी और को न मिले, ये यहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रक में वापस बैठना चाहा, सीट पर कीलें उगाईं, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां बैठने वालों को लहूलुहान करने की साजिश की हो। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल गईं। इस बार उसमें एक चेहरा साफ दिखा, वही सुलोचना। उसकी एक आंख गायब थी, दूसरी आंख से खून बह रहा था। उसके हाथों में एक बच्चा था, आग से झुलसा हुआ। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, वापस ले चलो मुझे। रोशन समझ गया, ये आत्मा भी मुक्त होना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ बदले से मुक्त होगी, नहीं तो वो हर उस आत्मा को जलाएगी जो न चावला ट्रक में बैठेगी। सामने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि निर्मला की आत्मा की मुक्ति के बाद भी डर का अंत नहीं हुआ था। सुलोचना यमिन, निर्मला की बहन, अब सामने थी। उसकी एक आंख खाली गड्ढे जैसी, दूसरी खून से भरी। गोद में एक जलता हुआ बच्चा, न जीवित न मृत, और वो बस एक ही बात दोहरा रही थी जो हवा में गूंजती जा रही थी, वापस ले चलो मुझे। रोशन की रगों में खून जैसे जम गया था। रेहान चिल्ला पड़ा, ये क्या है भाई? ये कौन है अब? रोशन ने धीमे स्वर में कहा, निर्मला की बहन सुलोचना, जिसने आग से नहीं अपने क्रोध से बदला लेने की कसम खाई थी। वो नहीं मरी थी उस रात, वो जंगल में छिप गई थी, पर उसके अंदर जो जल रहा था वो आग से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ट्रक की बॉडी पर अब अपने आप रक्त के छींटे उभरने लगे थे, जैसे किसी ने किसी को वहीं मारकर पोता हो। बोनट पर पुराने पंजों के निशान चमक रहे थे, और उनमें से एक निशान ऐसा था जिसमें एक छोटे हाथ की आकृति भी थी। बच्चा। रोशन को अब सब समझ में आने लगा। वह सिर्फ एक ट्रक चला रहा था नहीं, बल्कि एक चलती फिरती कब्र चला रहा था, जिसमें आत्माएं दफन थीं और हर एक की अपनी अधूरी कहानी थी। उसने सुलोचना की ओर देखा और बोला, कहां ले चलूं तुम्हें? सुलोचना ने इशारा किया, उत्तर की ओर। वही पुरानी घाटी जहां कभी एक स्कूल की बस चली थी। और अब याद आया, वर्ष 1998 उसी जगह एक रहस्यमयी दुर्घटना हुई थी। कहा गया था कि एक स्कूल बस जंगल के रास्ते से जाते समय आग में झुलस गई थी और उसमें कई मासूम बच्चे मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट ने इसे ब्रेक फेल का मामला बताया, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे यह हादसा नहीं था, बलि थी। रोशन ट्रक में चढ़ा और गियर बदला। ट्रक ने खुद चलना शुरू कर दिया। रेहान कुछ बोलना चाहता था, पर अब उसका गला बैठ चुका था। ट्रक के हर हिस्से से अब एक अनजाना कंपन महसूस हो रहा था, जैसे हर पुर्जा चीख रहा हो, हर नट बोल्ट के अंदर कोई दबी हुई आवाज बाहर निकलने को बेताब हो। कुछ किलोमीटर बाद जंगल का वो हिस्सा आया जहां न कोई मोबाइल नेटवर्क था, न रास्तों का नाम। ट्रक एक पुराने उखड़े हुए रास्ते से होता हुआ उस स्थान पर पहुंचा, खोई घाटी, जहां कभी स्कूल की बस चली थी। और वहां एक पुराना जला हुआ स्कूल बैग अब भी जमीन में आधा दबा था। हवा में जलन की गंध और बच्चों की चीखों की गूंज अब भी जिंदा थी। सुलोचना की आत्मा अब ट्रक से उतर गई। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बैग के पास जाकर बैठ गई। उसकी पीठ अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब शांत थीं। उसने रोशन की ओर देखा, पहली बार बिना गुस्से के, और धीमे धीमे वो और उसका बच्चा हवा में घुलने लगे, राख की तरह, धुएं की तरह।
लेकिन जैसे ही वो गायब हुई, ट्रक की बॉडी पर एक शब्द खुद ब खुद उभरा, अभी बाकी है। क्या मतलब? रोशन ने चौंक कर कहा। अब तो मुक्त हो गई आत्मा। लेकिन तभी ट्रक की सीट के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, खर्र खर्र खर्र, जैसे कोई चेन घसीटता हुआ खिसक रहा हो। रेहान ने सीट उठाई। वहां एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जब रोशन ने उसे खोला तो उसमें एक जंग लगा चाकू, खून से सना दुपट्टा और एक पुराना पेपर मिला। सरकारी रिपोर्ट की कॉपी, जिस पर नाम था इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह। रिपोर्ट कहती थी, इस केस में 2 बच्चियों को ट्रक ड्राइवरों ने अगवा किया था, लेकिन रिपोर्ट दबा दी गई। उनमें से एक को ट्रक में ही आग लगाकर मार दिया गया। दूसरी लड़की भाग गई। मामला बंद किया गया, ट्रक ट्रांसफर कर दिया गया, नाम रखा गया न चावला। रोशन का सिर घूम गया। ये कोई आत्मा की कहानी नहीं है रेहान, ये तो एक पाप की जड़ है। इस ट्रक ने एक के बाद एक कई गुनाह छुपाए हैं और हर आत्मा बदला लेकर ही शांति पाई है। अब अगला नंबर किसका है? रेहान ने कांपते हुए कहा। क्या ये ट्रक हमें भी? ट्रक का हॉर्न अपने आप फिर से बजा, जोर से, और तभी पीछे से एक जोरदार थपकी पड़ी ट्रक की खिड़की पर। जब रोशन ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के शीशे पर एक नई परछाई थी, एक आदमी की, शायद इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह की। ट्रक के शीशे पर उभरी उस परछाई को देखकर रोशन सिहर गया। वो कोई महिला नहीं थी, ये एक पुरुष था, लंबा भारी शरीर वाला, सिर पर पुलिस की टोपी, लेकिन चेहरा अधजला और भयानक, जैसे किसी ने उसके मुंह पर खौलता तेल डाल दिया हो। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि काली थीं, और उनमें गहराई थी जैसे किसी कुएं की, जो हर गुनाह को अपने भीतर छिपा लेती है। रेहान चीख पड़ा, भाई, अब ये कौन है? रोशन ने बक्से में पड़ी रिपोर्ट की ओर इशारा किया। यही इंस्पेक्टर जोगिंदर है, यही वो आदमी है जिसने वो केस दबाया था। निर्मला और सुलोचना के साथ जो हुआ, उसका राज इसी ने दफना दिया, ताकि ट्रक के असली गुनहगार बच जाए। लेकिन अब सवाल था, वो ट्रक ड्राइवर कौन था जिसने सालों पहले ये जुर्म किया था? तभी ट्रक की डैशबोर्ड लाइट झपकने लगी, और जैसे ही रोशन ने रियर व्यू मिरर देखा, पीछे की सीट पर एक और परछाई बैठी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक आंख गायब थी और दाएं हाथ में एक पुराना पेंडेंट लटक रहा था। ट्रक के रेडियो से अचानक आवाज आई, टूटी फूटी सी लेकिन साफ। नाम था तेजराम। ट्रक का असली मालिक, गुनाहगार वही था। जोगिंदर ने केस दबाया क्योंकि दोनों मिलकर औरतों को अगवा करते थे। एक को बेच दिया, एक को मार दिया, तीसरी भाग गई। रोशन अब गाड़ी से बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि अगर वह 1 मिनट और ट्रक के भीतर रहा तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन बाहर निकलते ही सामने खड़ा दिखा वही इंस्पेक्टर जोगिंदर, अब असली शरीर नहीं, परछाई के रूप में। उसने कहा, मुझे मत खोजो, मेरे अंदर जो छुपा है वो उजाले में नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुमने अब पीछा नहीं छोड़ा तो इस ट्रक का हर पुर्जा तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। तुम अगला शिकार बनोगे। रोशन ने जमीन पर पड़ा बक्सा उठाया और उसमें मौजूद चाकू को बाहर निकाला। वह चाकू रक्त से सना था, शायद किसी बलि का। और जैसे ही रोशन ने उसे उठाया, ट्रक की बॉडी कांपने लगी। साइलेंसर से सफेद धुआं नहीं, काला धुआं निकलने लगा, जैसे ट्रक अब जी उठने वाला हो। रेहान पीछे चिल्लाया, भाई, ट्रक को जला दो, अब नहीं रुकेंगे ये प्रेत। ये ट्रक श्मशान बन चुका है। लेकिन रोशन को कुछ और सूझा। उसने वो बक्सा वापस ट्रक के अंदर रखा, सीट पर वो दस्तावेज रखा और स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बोला, तेजराम, मैं नहीं जानता तू कहां है, पर अब समय आ गया है कि तू सामने आए। ये ट्रक अब किसी का नहीं रहेगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे रोक। और जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक का इंजन बिना चाबी के चालू हो गया। स्पीडोमीटर की सुई 0 से 100 तक पहुंच गई। ट्रक खड़ा था, फिर भी शीशों पर खून से लिखा उभरा, मैं यहीं हूं हमेशा से, और अब तेरा भी नंबर है रोशन। रोशन ने देखा, बगल की सीट पर अब एक आदमी बैठा था, न कंकाल न इंसान, कुछ बीच का, पिघली हुई चमड़ी, बिना होंठ और आंखें खोखली। तू तेजराम है? रोशन फुसफुसाया। वो आकृति सिर झुकाकर हंसी, और तभी ट्रक के रेडियो में चीखें गूंजने लगी। निर्मला, सुलोचना, बच्चों की चीखें एक साथ। रोशन ने अपनी जेब से माचिस निकाली,
ट्रक के केबिन में पेट्रोल की एक छोटी बोतल जो आपात स्थिति के लिए थी अब उसके हाथ में थी। रेहान ने आंखें फाड़ कर देखा। भाई क्या कर रहा है? इस ट्रक को अब और आत्माएं नहीं चाहिए, इसका अंत अब यहीं होगा। रोशन ने ट्रक के अंदर पेट्रोल उड़ेला, बक्सा वहीं छोड़ा और जैसे ही माचिस जलाई, ट्रक के भीतर बैठा तेजराम चीखा, ना, तू नहीं कर सकता, मैं अभी अधूरा हूं। माचिस की तीली जलती गई और जैसे ही रोशन ने उसे सीट पर गिराया, ट्रक धू धू कर जल उठा। लाल, नीली और हरी लपटें उठी, जैसे आत्माएं एक एक करके मुक्त हो रही हों, लेकिन साथ में दहाड़ भी रही हों। रोशन और रेहान पीछे हट गए। पूरा ट्रक देखते ही देखते एक ज्वालामुखी जैसा बन गया।